नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट सबमरीन को लेकर और अभी हम इंडियन नेवी की न्यूक्लियर सबमरीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो अभी इंडियन नेवी के पास कुल मिलाकर 2 न्यूक्लियर सबमरीन मौजूद है, जिनका नाम INS अरिहंत और INS अरिघट है, और इसी क्लास की बाकी 2 सबमरीन S4 और S4 स्ट्राइक को भी बनाया जा रहा है। लेकिन ये सबमरीन न्यूक्लियर SSBN यानी कि न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है, जिनको प्राइमरीली न्यूक्लियर टिप सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल से इक्विप किया जाता है और जरूरत के वक्त इनको सेकेंड स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर दूसरी तरफ न्यूक्लियर सबमरीन की एक और कैटेगरी भी मौजूद है, जिसमें बनाए जाने वाले सबमरीन को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन कहा जाता है, और ये मेनली हंटर किलर सबमरीन्स होते हैं। फिलहाल हमारे पास इस कैटेगरी के अंदर अभी के लिए कोई सबमरीन मौजूद नहीं है। पहले हम INS चक्र को लीज पर लेके इसी कैटेगरी में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन अभी इसको वापस रशिया को दिया जा चुका है। और अभी INS चक्र 3 जो कि हमारा तीसरा न्यूक्लियर सबमरीन होने वाला है, जिसको हम रशिया से लीज पर लेने वाले हैं, उसको हम आने वाले 2025 से 26 के बीच नेवी में इंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसी दौरान भारत की तरफ से अपनी इंडिजिनस न्यूक्लियर सबमरीन को भी डेवलप करने का फैसला किया गया था, और सबसे पहले 2015 में प्रोजेक्ट 77 के अंदर 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन को बनाने का फैसला किया गया था, जो कि 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले सबमरीन्स होने वाले थे, और इनको 2 अलग अलग फेज में इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। फेज 1 के अंदर 3 सबमरीन को बनाया जाने वाला था, जिनको 2030 से 2035 के अंदर इंडियन नेवी में इंडक्ट करने का फैसला किया गया था, और दूसरी फेज में बाकी 3 सबमरीन को 2040 के अंदर नेवी में इंडक्ट करने का फैसला किया गया था। इन सबमरीन के डिज़ाइन वर्क को 2022 में ही कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन अभी तक फंडिंग ना होने की वजह से प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाया, और अभी बजट इशू होने की वजह से इंडियन नेवी की तरफ से अपनी फ्यूचर न्यूक्लियर सबमरीन एक्विजिशन प्लान में कुछ बदलाव करने का फैसला किया गया है। अब नेवी की तरफ से इनिशियल बैच में खरीदे जाने वाले न्यूक्लियर सबमरीन की मात्रा को कम करने का फैसला किया गया, जिसमें अब पहले बैच में 3 सबमरीन को खरीदने के बदले में बस 2 ही सबमरीन को एक्वायर किया जाएगा, और इनको पावर करने के लिए एग्जिस्टिंग 150 मेगावाट की न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें नॉर्मल टॉर्पेडो ट्यूब्स के अलावा वर्टिकल लॉन्च सिस्टम भी मौजूद रहेंगे, जो कि इन सबमरीन्स को सुपरसोनिक और सबसोनिक सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को कैरी करने के लिए मदद कर पाएंगे, जिससे ये किसी भी एग्जिस्टिंग न्यूक्लियर अटैक सबमरीन से और भी कई गुना खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन अभी तक इन सबमरीन को बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स को एलोकेट नहीं किया जा रहा है, और इसमें जितना समय लगने वाला है हमारी फ्यूचर न्यूक्लियर अटैक सबमरीन की कंस्ट्रक्शन में, उतना डिले हमको देखने को मिल सकता है। अगला अपडेट तेजस MK2 को लेके है। पिछले 1 या 2 दिनों से तेजस MK2 को लेके लगातार कुछ ना कुछ अपडेट सामने आ रहे थे, जिसमें बात बताया जा रहा है कि अभी ADA की तरफ से ये बात बताया गया है कि 2026 तक इसकी टेस्ट फ्लाइट को कंडक्ट किया जाने वाला, और शायद 2029 तक इसको मास प्रोडक्शन में एंटर किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलरली तेजस MK2 से रिलेटेड अपडेट्स को फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता होगा कि ये प्रोजेक्ट बार बार डिले होता गया है, और अभी भी ये प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं डिले होता जा रहा है। अब शुरू से बात करें तो तेजस MK2 का जो वर्तमान का डिज़ाइन है, इसको 2021 तक फाइनल कर दिया गया था, और तब ADA की तरफ से बताया गया था कि उसी साल के अंत तक ही इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर लिया जाएगा। लेकिन बाद में फिर से ADA की तरफ से बात बताया जाता है कि अब ये 2022 के नवंबर तक डिले होने वाली है। फिर 2022 की जनवरी के आसपास ADA की तरफ से एक बार और स्टेटमेंट बदला जाता है, जहां पर ये कहा जाता है कि अभी 2022 के एंड में या 2023 की शुरुआत में इसकी पहली प्रोटोटाइप को तैयार किया जाएगा, और इसको एरो इंडिया 2023 में भी स्टैटिक डिस्प्ले में रखने का फैसला किया गया था, लेकिन ये नहीं हो पाया। और सेम ईयर तेजस MK2 की प्रोटोटाइप की डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 6500 करोड़ का अप्रूव किया गया था, जिसमें इसकी प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाने वाला था। इसके बाद 2023 की शुरुआत में फिर से HAL की तरफ से कहा जाता है कि अब दिसंबर 2023 तक इसकी पहली प्रोटोटाइप को मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और 2024 में इसकी टेस्ट फ्लाइट को किया जाएगा। लेकिन इसके कुछ दिन बाद ही एक और स्टेटमेंट में HAL की तरफ से कहा जाता है कि अब तेजस MK2 की प्रोटोटाइप को 2025 से 2026 के बीच तैयार किया जा सकता है, और मैक्सिमम 2026 में इसकी फ्लाइट टेस्टिंग को किया जा सकता है। और इस बार HAL की तरफ से ये तर्क या रीजन दिया जाता है कि फंडिंग मिलने के बाद ही वो इसकी प्रोटोटाइप को बना सकते हैं, और इसमें मिनिमम 3 साल का समय लग सकता है जब वो पहली प्रोटोटाइप को तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर भी वो अपने तरफ से बहुत तेजी के साथ काम करने की कोशिश करें, और 2 साल के अंदर ही पहली प्रोटोटाइप को तैयार करने की
कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठा और वो ये कि अगर फंडिंग मिलने के बाद ही या फंडिंग मिलने के 3 साल बाद ही प्रोटोटाइप को बनाया जा सकता है, तो फंडिंग मिलने से पहले यानी कि 2021 में एडीए की तरफ से किस आधार पर यह कहा जा रहा था कि वो सेम ईयर तेजस MK2 की प्रोटोटाइप को रोल आउट करने वाले, और कई बार ये भी कहा गया था कि इसके लिए मेटल कटिंग को स्टार्ट किया जा चुका है। और ये एक बार नहीं बल्कि बार बार 2021 से 2023 के एंड तक स्टेटमेंट को वहां पे बदला गया था। और रिसेंटली एडीए की तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 2026 की मार्च तक तेजस MK2 की टेस्ट फ्लाइट को करने का एम रखा गया और 2029 तक इसको मास प्रोड्यूस करने का प्लान किया जा रहा है, जबकि इनिशियली 2026 में ही इसकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट करने का प्लान किया गया था। तो आप सोच सकते हैं कि कहीं ना कहीं तेजस MK2 की डेवलपमेंट की जो टाइमलाइन है ये काफी अनस्टेबल है। और आज तक जितने भी स्टेटमेंट HAL की तरफ से एडीए की तरफ से दिया गया था, उनमें से कई स्टेटमेंट बेसलेस ही थे जो कि एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। अब ये कब तक बनकर तैयार होगा ये तो वक्त आने पर ही पता चलने वाला, लेकिन फिलहाल फंडिंग हो चुकी है तो अभी 2026 तक इसको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला अपडेट DRDO की WHFE व्हीकल की तरफ से है। कुछ दिन पहले इसको लेके एक बहुत ही अच्छी खबर सामने आया था जिसमें बात बताया गया था कि अभी WHFE व्हीकल को इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी सर्विस में शामिल करने का फैसला किया जा रहा है। और अमेरिकन ओरिजिन स्ट्राइकर व्हीकल को मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर भारत में बनाने के बाद भी और आर्मी में इंडक्ट करने के बाद भी DRDO की WHFE व्हीकल को बड़ी मात्रा में आर्मी अपने सर्विस में शामिल करने वाली थी। इसके बाद अभी DRDO की तरफ से बताया जा रहा है कि वो अभी WHFE व्हीकल की सेकेंड जनरेशन को तैयार कर चुके हैं, जो कि पहले से ही CVRN यानी कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिए पूरी तरीके से तैयार होने वाला है। और इसके अंदर मौजूद क्रू मेंबर्स को वो इन सभी तरह के खतरों से सेफ रखने वाला है। इस व्हीकल की एक और खास बात ये भी है कि व्हीकल एम्फीबियस व्हीकल होने वाला है, जिस वजह से ये पानी के अंदर तैर सकता है, जो कि टेक्निकली स्ट्राइकर व्हीकल नहीं कर सकता है। इसके अलावा इसकी सेकंड जनरेशन वेरिएंट में व्हीकल की टोटल वेट को थोड़ा सा रिड्यूस किया गया है और इंजन की परफॉर्मेंस को थोड़ा बेहतर किया गया, यानी कि एक तरीके से हाई एल्टीट्यूड के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया, जिससे अब बेहतर तरीके से हाई एल्टीट्यूड में परफॉर्म कर पाएगा। वैसे भी इसका इंजन इसकी वेट के हिसाब से पहले से काफी ताकतवर रहा था, जिस वजह से जब इसको आर्मी की तरफ से लद्दाख में टेस्ट किया गया तो इसने सभी टेस्ट को क्लियर कर दिया था। लेकिन अभी इसकी वर्जन 2 आने के बाद ये और भी बेहतर परफॉर्म करने की उम्मीद किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।